स्टार्ट करेंगे फिर पोस्टिंग कर ली थी इसको, नॉर्मल लॉस अकाउंट पूरा करवाऊंगा। कैश प्रोसेस 1 के एंगल से प्रोसेस 1 देखें जरा, प्रोसेस 1 का लेजर निकालो, शुरू कर लें सर जी। एक्चुअल लॉस बताएं। प्रोसेस 1 एक्चुअल लॉस 600 क्या है, 100 क्या है, एक्चुअल क्या है। नॉर्मल लॉस वाले 600 यूनिट्स बिक जाएंगे। किस रेट पे बिकेगा? 600 इंटू 0.2, 120 की एंट्री बोला। नीचे अब नॉर्मल लॉस में है। अब नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स बिक जाएंगे। अब नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स बिक जाएंगे सर, टोटल 700 नहीं है, 700 का 700 बिक जाएगा। लॉस कितना हुआ? तो 600 का नॉर्मल लॉस भी बिक जाएगा और 100 का ब्रॉडली बिक जाएगा। ठीक है, नो इंटरेस्ट। एक यूनिट प्रोसेस 1 में कितने का बिकेगा? वेस्टेज का रेट दिया हुआ है, क्या करें? 100 इंटू 0.2, आंसर 20। अब नॉर्मल लॉस के लेजर में 50 के है डेबिट साइड पे, तो सारा ही सवाल कर लिया सर, एक नजर भी नहीं देखा। 50 क्या भाईजान, हमें क्या क्या प्लीज 50 क्या है डेबिट साइड पे? आ गए हैं सर। 20 क्या है क्रेडिट साइड पे? नेट लॉस निकल आएगा, नेट लॉस निकल आएगा। करवाएं बैलेंस। वर्किंग अगर आपकी ठीक है तो यूनिट्स मैच कर दिया करेंगे, डिफरेंस रुपीस में रह जाएगा। गेन है लॉस नेट करके कितना? व्हाट इज 50? व्हाट इज 50? व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस कॉस्ट? अब नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट, व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस 20 कैश? क्या अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है? अगर रिकवरी वैल्यू हो तो नेट ऑफ हो जाती है, और नेट करके जब 30 की अमाउंट है फिर प्रॉफिट लॉस में। ठीक है सर, वापस आ जाओ ऊपर। प्रोसेस 2 जरा सामने रखें। प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस के सामने 430 क्या है? एक्चुअल है, नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल है। ऑपोजिट साइड में 130 के। नॉर्मल गेन का मतलब होता है रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? नॉर्मल लॉस के लेजर में है, डेबिट साइड पे 430 मींस एक्सपेक्टेड लॉस और उसकी रिकवरी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली कितने यूनिट बिक सकेंगे, किस रेट पे बिकेगा प्रोसेस 2 का एक यूनिट? 30 इंटू 0.3, आंसर आ जाएगा 90 की डबल एंट्री बना। प्रोसेस 1 के एंगल से लेजर क्यों बैलेंस हो गया था? प्रोसेस 1 के एंगल से लेजर क्यों बैलेंस हो गया था? जो एक्सपेक्टेड था वो भी हुआ और जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो भी हुआ। नॉर्मल गेन जब आया प्रोसेस 2 में तो लेजर बैलेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लॉस एक्सपेक्टेड था वो हुआ ही नहीं है। ये नॉर्मल लॉस वाला लेजर हमेशा आपका बैलेंस हो जाएगा अनलेस किसी ऐसे प्रोसेस की अमाउंट्स आ रही हो जिसमें एबनॉर्मल गेन आ जाए।
ये बैलेंस क्यों नहीं हुआ? एक्सपेक्टेड 430 था और मीन्स हम 129 कमा सकते थे, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ? तो देखो कितना नहीं कमा सके, कितना कमा लिया, कितना नहीं कमा सके। तो इस लेजर में पे डिफरेंस आ जाया करेगा अगर नॉर्मल गेन वाली सिचुएशन। बैलेंस करवाया था लेजर 1030 249 1030, कितने यूनिट्स का डिफरेंस रह जाएगा? 130, और अमाउंट में डिफरेंस रह जाएगा 39। 39 अब है क्या वैसे? नहीं, वो नॉर्मल गेन से पहले क्या है? क्या ये कोई गेन है, लॉस है? 39 गेन है, लॉस है? किस चीज का लॉस है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं हो सकी 39 बिकॉज ऑफ लेस प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल लॉस। ये है लॉस, लेकिन लॉस लेजर देखे नीचे 78 क्या है नीचे ढूंढो। 78 क्या है? गेन होने, कम यूनिट्स लॉस होने की वजह से 78 का गेन तो है, लेकिन नॉर्मल लॉस कम होने की वजह से 39 का लॉस भी है। एक लास्ट स्टेप फिर क्या है? किसको किससे नेट ऑफ करना है? अब नॉर्मल गेन के साथ इस नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू जो नहीं रिसीव हुई, इसको नेट ऑफ करने का तरीका क्या है? बोर्ड पे देखें। नॉर्मल लॉस में बस आपने बैलेंसिंग फिगर के साथ नॉर्मल गेन लिख देना है, मतलब लिख लीजिएगा बाद में, एंट्री से बोलते रहना। अब नॉर्मल गेन लिख के एंट्री बना। अब नॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, यूनिट्स बैलेंस हो जाया करेंगे, अमाउंट में डिफरेंस, फिर फाइनली नेट गेन कैलकुलेट हो जाएगा। आप लोग तो बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं, कुछ ना कुछ रिवाइज का मसला उनको पता तो आया। बना रहे सब, देख के बना। यकीनन मैंने कहा ही नहीं होगा। नहीं, उधर मैं बैलेंस बेटा कर लेता हूँ, पहले ये दो लेजर जरा बना। इसने वैसे बनाया था? नहीं, सही बन गया था मेरा ख्याल, बन जाना चाहिए थे यार। बैलेंस कन्फर्म प्लीज। प्लीज डियर फ्रेंड, बैग में क्या ढूंढ रहे हैं? पेन? बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर। नॉर्मल गेन का लेजर बनाइए और फाइनल करें। इसमें फाइनली बताएं नेट गेन है, लॉस है। ठीक है, टोटल करो। तो जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, इन्होंने बैलेंस होना फाइनली है। 39 का बस डिफरेंस रह जाएगा अमाउंट्स में, तो नेट गेन कैलकुलेट हो जाएगा, उसके प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अब नॉर्मल लॉस में से 30 लॉस प्रॉफिट लॉस में जा रहा है ऊपर, और अब नॉर्मल गेन में 39 का गेन है। अब इन्हें भी नेट ऑफ किया तो जा सकता है, लेकिन बस इसको बस अलग ही ध्यान में रखना तो सफिशिएंट है। वैसे देख के बताएंगे नेट गेन है लॉस है, फाइनल नेट गेन लॉस। 30 का लॉस है अब नॉर्मल लॉस में, और फाइनली 39 का नॉर्मल गेन है, तो नेट करके 9 का गेन भी देखा जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल लॉस वाला नेट कर दें इसका, क्योंकि लिंक है, ये वाला रह भी गया है। ये सारे लॉसेस के लेजर प्लीज देखेंगे नजर दोबारा, और रेफरेंसेस देखते हैं प्लीज, एंट्रीज बोलें। इस तरह ना करें, करनी अच्छी बड़ी चीज चल रही होती है वो शुरू में खराब हो जाती है। जहां जहां रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं प्लीज एंट्रीज बोलें, ये लॉसेस वाले लेजर्स। सुनाएं अपने आप को। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी प्लीज?
तो ऐसे एक नया पेज निकालें। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट पेज निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जरा एक छोटी चीज बीच में और ऐड कर लेंगे। हेडिंग लिखें एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एंड यूज ऑफ, ये सलमान दराउदन का estimated factory overheads and use of factory overhead absorption rate. Estimated factory overheads and use of factory overhead absorption rate. जी जो डेबिट साइड डेबिट बैलेंस हम 10,000, अब नॉर्मल लॉस में डेबिट बैलेंस लॉस है 50 कॉस्ट है 20 इसकी रिकवरी वैल्यू है तो 30 नेट लॉस है। ठीक है 10,000। इसमें कुछ नए वर्ड्स आ गए बीच में, एब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स एस्टिमेटेड। हेडिंग बना लें फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक सिनेरियो से जरा क्रिएट करना मेरे साथ साथ जरा, जहां जहां मैं लिख रहा हूँ प्लीज साथ साथ लिखना। जी सर, फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री है, अपनी फैक्ट्री समझो। इस फैक्ट्री में एक आसान से एग्जांपल लेना जरा, क्लॉथ से शर्ट्स बन रही हैं। क्लॉथ रॉ मटेरियल परचेज करके शर्ट्स फिनिश गुड्स बना रहे हैं। इसे साथ साथ मिल on 1st January 2021 start of accounting year, an order to manufacture 100 shirts was received and the work is started immediately. Suppose 1st January 2021 जिस वक्त आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ to manufacture 100 shirts और उस पे इमीडिएटली काम स्टार्ट हो गया। ये फैक्ट्री कैंडी ध्यान में लगा, किस जगह काम स्टार्ट हो गया? फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर ने काम स्टार्ट कर दिया इन 100 शर्ट्स का बनाने के लिए। प्रोडक्शन वाले काम करेंगे, शर्ट्स बनाएंगे, हम अकाउंटेंट्स क्या करेंगे? हम इस ऑर्डर के एंगल से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड होंगे ताकि हमें पता चले कि खर्चा टोटल कितना है, फिर बेच कितने पे रहे हैं, ऑर्डर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा हो सके। तो हम क्या करेंगे, एक वर्क इन प्रोसेस के नाम से लेजर खोलें।
वर्क इन प्रोसेस में से, वर्क इन प्रोसेस के वर्ड्स में से अगर वर्क इन हटा दिया जाए तो यही प्रोसेस अकाउंटिंग। चले एक दफा वर्क इन प्रोसेस पर लिखते हैं। वर्क इन प्रोसेस के इस लेजर में पॉसिबिलिटी जरा बता दें क्या क्या हो सकती हैं। मेन ब्राउट डाउन हो सकता है सर, फिर मटेरियल ऐड होगा सर, फैक्ट्री पेरोल मींस डायरेक्ट लेबर होगी, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी हो जाएगी। क्रेडिट साइड में है, अगर एक ही प्रोसेस है फिनिश गुड्स होंगे, लॉसेस हो सकते हैं, सीडी हो सकती है। तो हमारा काम अभी होगा कि हम इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 100 शर्ट्स के ऑर्डर की कॉस्ट एक्यूमुलेट करें। ठीक है जी, मैंने अब जो डेट अज्यूम की है उसके मुताबिक हमारा इस ऑर्डर के एंगल से कोई ब्रॉड डाउन नहीं होगा। ब्रॉड डाउन कब होता है? जब पिछले साल का कैरी डाउन हो। और पिछले साल का कैरी डाउन कब होगा? जब कुछ ना कुछ काम पिछले पीरियड में हुआ होगा, कंप्लीट ना होने की वजह से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। मैंने क्योंकि डेट लिखी 1 जनवरी 2021, काम इसी पीरियड के स्टार्ट में शुरू हुआ है, तो ब्रॉड डाउन 0 होगा। लिखो, एनी कंफ्यूजन इन दिस? ब्रॉड डाउन 0। देन जरा था जरा प्रोडक्शन प्रोसेस विजुलाइज भी करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ने सबसे पहले शर्ट्स बनाने के लिए क्लॉथ जो है रॉ मटेरियल स्टोर रूम से मंगवाया होगा। क्या एंट्री कर देंगे हम? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल या मटेरियल क्रेडिट। लेट्स अज्यूम इन 100 शर्ट्स को 200 मीटर्स क्लॉथ रिक्वायर्ड था, और सपोज 100, या चलो फिगर थोड़ी बड़ी कर लो, 300 रुपीज पर मीटर कॉस्ट थी। कैलकुलेट करना 60,000। ऐसे ही करेंगे ना, 200 मीटर सपोज मल्टीप्लाइड बाय 300 रुपीज पर मीटर। रॉ मटेरियल मंगवाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने, जितना मंगवाया हमने वहां से रिकॉर्ड से देख लिया और अकॉर्डिंग उसकी एंट्री कर दी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरा ऑर्डर हो, तो तीसरा ऑर्डर हो, वगैरह वगैरह, जिस ऑर्डर पे जितना जितना रॉ मटेरियल लग रहा होगा उसकी हम डबल एंट्री क्या करते चले जा रहे होंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड मटेरियल। देन फिर हम ये देखेंगे कि इस ऑर्डर पे किन एम्प्लॉयज ने काम किया और उन्होंने कितना टाइम लगाया, और देयरफॉर उनके कितने पैसे बने। तब एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए पर आवर भी पैसे हो सकते हैं, पर शेड भी हो सकते हैं, वीकली मंथली फिक्स सैलरीज भी हो सकती हैं। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स अज्यूम, पहले एंट्री बता दूंगा तो किस एंट्री की बात करें? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। अब लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे एम्प्लॉयज ने 150 आवर्स काम किया और 1 घंटे की पेमेंट हमने 250 रुपीज पर आवर सपोज करनी है। तो 150 इंटू 250 कीजिएगा, 37,500 का फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एलोकेट होगी। व्हाट आई एम अज्यूमिंग प्लीज, 150 आवर्स सपोज लगे और 250 रुपए के हिसाब से हमने पर आवर पेमेंट की, अकॉर्डिंगली 37,500 हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन गई। तो डबल एंट्री हमने कर ली, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल। जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस जारी है, हम साथ साथ जो जो खर्चे हो रहे हैं उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देन तीसरी चीज कौन सी यहाँ रहती है? मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी इसमें आने हैं। आप इस तरह करें, फिलहाल 2-3 लाइनें नीचे, एक बल्कि 4 छोड़ दो, लेजर के अंदर 4 लाइनें छोड़ के लेजर के बाहर आ जाए। नेक्स्ट एक पहले लाइन लिखें, सपोज ऑन 5 जनवरी 2021, 5 दिनों बाद 1 जनवरी 2021 ऑर्डर वॉज कंप्लीट। बड़ी सी फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी, छोटा सा एक ऑर्डर था 100 शर्ट्स का, आपने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 डेज उसको कंप्लीट कर लिया। बस एक पहले लाइन लिख लें, फिर इसकी लाइन की बेस पे एक दो बातें सोच लें। क्या पूरा हो गया सर? शर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। अब आप इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि जैसे ही ये शर्ट्स बन गई हैं इनकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता चले।
एक डेफिनेटली वे ये भी हो सकता है कि जब पूरा पीरियड एंड होगा तो उस वक्त मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को इकट्ठा कर लेंगे, उस वक्त फिर आप टोटल प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम जरा इंटरेस्टेड इसमें नॉर्मली होते हैं फैक्ट्री के अकाउंटेंट्स के तौर पे कि हर ऑर्डर का अलग अलग खर्चा पता चले और फिर उसका अगर अलग अलग प्रॉफिट निकालना है तो हमारी जरा डिसीजन मेकिंग में आसानी रहती है। कभी अगर फॉर एग्जांपल कम प्रॉफिट तो अकॉर्डिंगली ज़्यादा एंड सो ऑन, इसकी तरह की कोशिश तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास उस वक्त टोटल एक्सपेंस एक्यूमुलेट हो जाए जिस वक्त एक काम पूरा होगा। अब सिमिलरली मैंने एक ऑर्डर की बात की है, ऑर्डर नंबर 2 ऑर्डर नंबर 3 जब जब कंप्लीट हो रहे होंगे रिस्पेक्टिवली, आप उसी वक्त उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने में क्यों इंटरेस्टेड होंगे, ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का कोई डिसीजन लिया जा सके। और फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बाद में कोट करनी है तो पहले टोटल कॉस्ट पता होगी, तभी आप अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करके सेल प्राइस फाइनल ले सकेंगे। समटाइम ये भी हो सकता है कि प्राइस एडवांस में बताई हो आपने, उस एडवांस में प्राइस अगर बताइए इवन देन आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर होगा कि हमारी टोटल कॉस्ट आनी कितनी है, उसकी बेस प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो जिस वक्त ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ है 5 जनवरी को, मटेरियल लेबर तो हम एक्चुअली ले लेंगे, साथ ही साथ अब है हमें कौन सी और चीज भी चाहिए होगी। कोई एंट्री बता दें, मैं किस एंट्री की बात कर रहा हूँ। तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हम इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि ऑर्डर वाइज जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता चले, ताकि उसके बाद हम अपनी परफॉर्मेंस को, अगर खर्चे ज्यादा आ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो अकॉर्डिंगली इंप्रूव कर सकें ड्यूरिंग द पीरियड। अगर ये सारा काम हम एक ही दफा साल के एंड में करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी और इस वक्त इस साल फिर शायद हम कम प्रॉफिट कमा रहे होंगे या इवन हो सकता है कुछ पे लॉसेज हो रहे होंगे, फिर हम जो भी कर सकते हैं वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कर सकेंगे। तो साथ साथ का मकसद ये होता है कि अगर कहीं परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो उसको साथ ही मॉनिटर करके इंप्रूव कर लिया जाए। तो कौन सी अब तीसरी चीज रह गई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन अब प्रॉब्लम फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के चंद एक एग्जांपल्स पहले जहन में रिवाइज कर लेते हैं। रेंट हो गया एक बड़ा हिस्सा है। अब रेंट जो है वो फैक्ट्री का होगा, कोई ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होगा। नंबर 2, अगर बिजली का बिल है तो वो भी एक तो मंथली आएगा, फिर वो भी फैक्ट्री की बिजली होगी, ऑर्डर की बिजली तो नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह अगर कोई ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है मशीनरी के, वो भी कोई ऑर्डर स्पेसिफिक तो नहीं लग रहे होंगे, ओवरऑल मशीनों पे लग रहे होंगे। मशीनों की अगर इंश्योरेंस है, बिल्डिंग्स की इंश्योरेंस है, तो ये पूरी फैक्ट्री का खर्चा होगा और नॉर्मली ये पीरियड एंड्स पे फाइनल पता चलेगा। फिर अगर डेप्रिसिएशन है तो वो भी एसेट्स की होगी, ऑर्डर्स की नहीं होगी। तो हमारा जिस दिन ऑर्डर कंप्लीट हुआ है उस दिन अभी हमें एक्चुअल नंबर 1 नहीं पता होगा, और अगर पता हो चलेगा भी तो वो पीरियड एंड्स के बाद पता चलेगा। और हम इस वक्त अगर इंटरेस्टेड है कि 5 जुलाई को खर्चा पूरा हो तो फिर अब हम एक्चुअल एक्सपेंसेस की बेस पे इस वक्त अपने कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। पहले यहाँ तक जो मैंने वर्ड्स बोल रहे हैं इनको जरा दोबारा सोच लो। एक्चुअल का पता चलेगा पीरियड एंड पे, लेकिन अगर हम इस दिन अपनी टोटल कॉस्ट कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने इस डेट पे अपनी कॉस्ट एक्यूमुलेट करनी है टोटल, तो फिर अब एक्चुअल ओवरहेड्स की बजाय हम फिर एस्टिमेटेड ओवरहेड्स की तरफ मजबूरन जाएंगे। क्या मटेरियल और लेबर एक्चुअल है? इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, जितना मटेरियल मंगवाया गया जिस ऑर्डर से रिलेटेड उसको उठा लें, जितने एम्प्लॉयज ने काम किया उनके आवर्स काउंट कर लें, उनके रेट के हिसाब से वर्किंग करें। लेकिन जो ओवरहेड्स हैं वो एक तो पूरी फैक्ट्री के एज अ होल होंगे और नंबर 2 वो पीरियड एंड्स पे एक्चुअली पता चलेंगे। तो अगर हम इस डेट पे इंटरेस्टेड हैं कि हमें अपने ओवरहेड्स फाइनल पता चले तो उसके लिए फिर एस्टिमेटेड ओवरहेड्स की वर्किंग की जाती है। अब डेफिनेटली मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ एस्टिमेटेड, इसमें एक तो ये हो सकता है कि हम बस ऐसे ही एस्टिमेट कर लें, लेकिन ऐसे नहीं होता कि अचानक जो जहन में आया बस वो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हो गए। इसके लिए भी प्रॉपर एक वर्किंग इस एंगल से की जाती है कि पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होकर आप एक्चुअल डाटा पिछले सालों का ले लेंगे और डेफिनेटली अगर कोई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है या और वेरिएबल्स में कोई चेंज एक्सपेक्टेड है, कोई एम्प्लॉय ज्यादा हो जाएंगे, कोई और खर्चा अनएक्सपेक्टेडली बढ़ने का चांस है, तो वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके पिछले एक्चुअल डाटा को हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर लेंगे फ्यूचर के एंगल से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, एस्टिमेटेड और एक्चुअल में इवन देन डिफरेंस पॉसिबल जरूर होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जितना क्लोज टू एक्चुअल हो सके उतनी हम वर्किंग करें। तो उसका तरीका क्या होगा कि हिस्टोरिकल रिजल्ट्स को देख के फ्यूचर की एक वर्किंग कर दी जाए। अब एक प्रॉब्लम ये भी समटाइम्स हो सकता है कि हमारा बिजनेस का पहला साल है, तो इवन इन दैट केस हम अदर फैक्ट्रीज, आजकल तो वैसे इंफॉर्मेशन का जमाना, अदर फैक्ट्रीज का आइडिया लेके कुछ ना कुछ हम एस्टिमेशन इसलिए कर लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है
ताकि हम ऑर्डर्स के एंगल से वर्किंग कर सकें। तो ये जो मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात की है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन में अगर डाटा हो तो हम एस्टिमेट्स भी कर सकते हैं, लेकिन एस्टिमेट करने का पर्पस क्या है ये पहले फिलहाल क्लियर होना चाहिए। क्या जरूरत आखिर हमें पड़ गई है कि हम एस्टिमेटेड ओवरहेड्स की तरफ जा रहे हैं? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किस किस का सम होगी? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। और इस वक्त अगर एक्चुअल नहीं है तो हमें मजबूरन फिर किस तरफ जाना पड़ा? तो ये मैंने तन बातें आपके सामने की हैं, इनको जरा लिख भी लेते हैं जरा आपके लिए नई चीज है। जरा जहाँ नीचे पैराग्राफ, सॉरी एक लाइन लिखी थी, इसके नीचे एक पैराग्राफ लेते हैं। In order to calculate factory overheads related to each order on the date of its completion, in order to calculate factory overheads related to each order on the date of its completion, a factory overhead absorption rate एक ऐसा रेट जिससे फैक्ट्री ओवरहेड जज़ब हो जाए। नया वर्ड है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। A factory overhead absorption rate is calculated at the start of the period to be used during the period. In order to calculate factory overheads related to each order on the date of its completion, a factory overhead absorption rate is calculated at the start of the period to be used during the period. क्या चीज किस वक्त किस लिए कैलकुलेट हो रही है? जो लोग लिखे जरा पढ़ के, मैंने 3 सवाल किए, जरा अपने आप को सुनाए जरा। क्या चीज किस वक्त क्यों कैलकुलेट हो रही है? फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कैलकुलेट हो रहा है ताकि हम हर ऑर्डर के फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग-अलग कैलकुलेट कर सकें। ठीक हो गया सर? अब एब्जॉर्प्शन रेट का जरा थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर लें जरा। ये एक रेट है जिससे फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब मींस जज़ब हो जाएंगे इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में प्लस हो जाए। तो सच इस पर कोई लिटिल मिनी एज इट इज करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस रेट से फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये चार्ज हो जाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में। ठीक है, अब इस रेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? नेक्स्ट लाइन है, मतलब इसका एक फॉर्मूला सा छोटा सा बना दो। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये रेट कैलकुलेट करते हुए थोड़ा सा ऊपर जो लिखा था अभी उसमें चले जाए। अब कॉन्सेप्टली स्पीकिंग किस दिन खड़े हैं? पीरियड के स्टार्ट पे खड़े हैं, और गेस से करेंगे, वर्किंग ये करेंगे सॉर्ट ऑफ कि व्हाट आर द एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। किसको बेस बनाया जा सकता है? पिछले पीरियड को बेस बनाया जा सकता है, और गेस करना क्या है? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला आप जाने दीजिएगा, लिखने को पहले समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम ढूंढेंगे एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब वो डेफिनेटली डाटा दिया होगा
आपने उस डाटा के बेस पे वर्किंग करनी है। चाहिए क्या फिलहाल ये क्लियर कर लें। नंबर 1 क्या ढूंढना है हमने, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेट्स अज्यूम हमारा अंदाजा ये है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के ओवरहेड्स 4 लाख रुपए होंगे। अब इस 4 लाख में क्या क्या होगा, सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने ओवरहेड्स हैं सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होंगे। डेप्रिसिएशन भी है, इंश्योरेंस भी है, सारे खर्चे बेस्ड ऑन एस्टिमेशन इसमें शामिल है। देन फिर बेटा ये जो 4 लाख रुपीस की अमाउंट है इसको किसी फिर बेस से डिवाइड करके पर आर पर यूनिट डाटा हमारे सामने रेट का आ जाता है। मसलन अक्सर एग्जामिनर आपसे कहेगा कि ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है ये आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे रेट कैलकुलेट करना है। मीन्स उसे 4 लाख रुपीस मैंने क्या अज्यूम किया, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स है, और लेट्स अज्यूम हमारा ये एस्टिमेट है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में 10,000 चला 10,000 लेबर आवर्स काम होगा। एक छोटी सी वर्किंग कर जरा आंसर बताया जरा। अभी आराम से पहले सुन लीजिएगा, तीन चार बातें फिर आराम से आपके लिए लिख रहा हूँ। मैंने ये 10,000 क्या अज्यूम किए, एस्टिमेटेड लेबर पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होकर हमारा ये एस्टिमेट है कि 4 लाख रुपीस के ओवरहेड्स इंकर होंगे, और जितने भी ऑर्डर्स आएंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उन पे हमारे 10,000 लेबर आज काम होगा। तो बेस्ड ऑन दीज फिगर्स हमारा एक आंसर आ जाएगा 40 रुपीज। तो व्हाट इज 40 रुपीज, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर डायरेक्ट लेबर पर लेबर आवर। ये मशीन आवर्स में भी की बेस पे भी रेट हो सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल मशीन आवर्स के एंगल से पढ़ा जाए तो 40 रुपीज कैसे बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स एस्टिमेटेड पर मशीन आवर। ये यूनिट्स के हिसाब से भी हो सकता है कि आप एस्टिमेट कर लें कि आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कितने यूनिट्स बनेंगे। उस केस में कैसे बोलेंगे सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट, पर यूनिट, पर लेबर आवर भी हो सकता है, मशीन आवर, पर यूनिट, और भी बेसिस पॉसिबल है। लेकिन यहाँ तक ये 3 ज़हन में रखना है, कौन कौन सी, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स भी बेस हो सकती है। लेकिन आम हालात में नॉर्मल सिचुएशन आज रख लेते हैं जरा, नॉर्मल बेस बनाई जाती है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स है डेट है डेट है। मीन्स से मैंने 4 लाख क्या अज्यूम किया, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000 क्या अज्यूम किया है। तो यहाँ से हमारा आ गया ₹40 अब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब इसका करेंगे क्या, पहले ये बात फाइनली सुन लें, उसके बाद फिर आप आराम से तसल्ली से लिखिएगा। 40 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब हमने पीरियड के स्टार्ट पे एक रेट कैलकुलेट करके रख लिया है। अब ऊपर जाए वापस डाटा में जरा, 5 जनवरी को जब ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ होगा तो उस वक्त हम ये काउंट कर लेंगे कि कितने लेबर आज इस पे लगे हैं। आपको पता है कितने लेबर आज इस पे लगे हैं, 150 लगे। 250 रुपया क्या था, नहीं 250 रुपया क्या था, पर आवर तो था, लेकिन वो लेबर के रुपीज थे जो एम्प्लॉय ने अपने साथ लेके जाना है, हर घंटे का वो 250 रुपया था। तो अब अगर 150 घंटे लगे हैं, 150 घंटे 150 आवर्स लगे हैं, तो क्या मैं उन 150 आवर्स की फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब क्या करूंगा, 150 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज, तो हमारे पास 6,000 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आ जाएंगे जो हमारी इस ऑर्डर पे चार्ज होंगे। इसी तरह अगर ऑर्डर नंबर 2, 3 वगैरह हो तो जितने एक्चुअल आवर्स उस पर लगेंगे उन एक्चुअल आवर्स को 40 से मल्टीप्लाई करके ड्यूरिंग द पीरियड हम बार बार क्या करते जाएंगे, एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करते जाएंगे रिलेटेड टू द ऑर्डर्स, और उसकी बेसिस पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनिशियली इस डेट पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आती है। अब ये नोट कर लें, बाकी फिर ऊपर लेजर कंप्लीट करते हैं। जी सर, जी और पीरियड, अब अगर मंथली पीरियड है तो मंथली होंगे, सालाना होंगे तो सालाना होंगे। ये 4 लाख और 10,000 एस्टिमेटेड है मतलब पीरियड, पीरियड कैन बी मंथली, एनुअली। अगर ये एनुअल 4 लाख है तो डेफिनेटली फिर आवर्स भी एनुअल होंगे। अगर ये मंथली फॉर एग्जांपल है तो मंथली ओवरहेड्स डिवाइड बाय मंथली आवर्स, तो पीरियड कैन बी लेस देन द ईयर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कर, तो चीजें सर जी इसी तरह है नहीं है, लेकिन होपफुली कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको पढ़ के ऐसा लगे कि पता नहीं चल रहा। द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि कंसिस्टेंसी हो, हर चीज लिंक्ड है, हर चीज लिंक्ड है। तो जब तक साथ साथ सारी चीजें ना कवर हुई हो फिर क्वेश्चंस करने मुश्किल हो जाते हैं।
एस्टिमेटेड बजटेड ही है। बजटेड एस्टिमेटेड शायद इंटरचेंजेबली वर्ड बोला जा सकता है। क्या ख्याल है, बजटेड क्या होता है? नहीं वैसे बजटेड क्या होता है? बजट भी एक अंदाजा होता है। पाकिस्तान का आपने सुना बजट बन रहा है तो पीरियड के स्टार्ट में बनता है। तो बजटेड एस्टिमेटेड प्लान लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारा जो भी प्लान है उसके मुताबिक जो भी हमारे नेक्स्ट ईयर के एंगल से प्रोडक्शन का प्लान है उसके एंगल से हमें लग रहा है कि इतने ओवरहेड्स होंगे। तो एस्टिमेटेड बजटेड इंटरचेंजेबली वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह डिवाइड बाय एस्टिमेटेड मींस बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, वो भी वर्ड ठीक सही है। ये एनी अदर कंफ्यूजन? चले सर आइए 40 अब जहन में रख के ऊपर लेजर में वापस आए। यहाँ आपने 2-3-4 लाइनें छोड़नी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट बताया मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? नहीं पहले 150 लिख लें। व्हाट इज 150? अगर ये रेट आपने मशीन आवर्स के एंगल से निकाला होता, पर मशीन आवर अगर निकाला होता तो फिर आप मल्टीप्लाई भी किससे करते? मशीन आवर्स, एक्चुअल मशीन आवर्स से, क्योंकि लेबर आवर्स की बेस पे रेट है। इसलिए मैंने क्या उठाया पहले? लेबर आवर्स। अच्छा ये एक्चुअल है ये एस्टिमेटेड है? ये वाला एक्चुअल ही है, ये एक्चुअल ही है। नहीं ये 50-150 एक्चुअल है। हाँ जब 40 एस्टिमेटेड मल्टीप्लाई होगा तो वो जो फाइनल अमाउंट है वो एक्चुअल नहीं। 150 मैंने क्या उठाया? एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या कर रहा हूँ? एस्टिमेटेड की जगह जरा सही वर्ड बोल दें जो है उसका नाम। 40 का सही नाम नहीं सही नाम जो लिखा हमने आज अभी अब्जॉर्प्शन रेट। फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 40। आंसर क्या है? 6000। ठीक है। ये जो 6000 की वर्किंग हुई है इसमें दोनों चीजें ब्रैकेट देखें, दोनों चीजें एस्टिमेटेड नहीं है। 150 क्या है? एक्चुअल लेबर आवर्स और मल्टीप्लाई बाय ऑब्वियसली 40 जो है ये एस्टिमेटेड रेट है ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करने के लिए। तो फाइनली जो 6000 रुपीज आ रहे हैं इसकी पहले एक डबल एंट्री बताएं क्या हो रही है। जरा ये देखिए राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जरा कोशिश करें कि छोटी सी एंट्री लिखी जा सके। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री एवरेज क्रेडिट, और जो 6000 की अमाउंट है इसको फिर सही बोलने का तरीका ये है फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब या अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखो। absorbed factory overheads of this order। FH एक वर्ड लिखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, absorbed factory overheads। absorbed वर्ड हजम हो जाएगा। एक और कोशिश कर लें ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड एक है चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स। चार्ज समझ आएगी और मुश्किल हो जाएगा। चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या मतलब? इस ऑर्डर को कितने ओवरहेड्स चार्ज हो गए हैं? 6000। तो चार्ज अब्सॉर्ब इंटरचेंजेबली वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एक सेकंड में सवाल तो पूरा। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। अब यहाँ तक अगर हम देखें हमारा 5 जनवरी का ऑर्डर अगर कंप्लीट हो गया था तो लेजर बेटा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल करें, सीडी क्यों नहीं होगा? बीडी क्यों नहीं था? स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। सीडी क्यों नहीं है? कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो सिंपलीफिकेशन में प्लस होना, प्लस की जगह 103,500। क्या यही 103,500 फाइनली 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 बोला? क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिला के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनी ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनी। हाँ एंट्री क्या है? फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। वी आर अज्यूमिंग एक ही प्रोसेस में सारा काम कंप्लीट हो गया।
एक सेकंड नीचे जरा वापस जाए ना, फिगर्स मैंने 4 लाख वगैरह लिखी। ये 4 लाख क्या है? एक ऑर्डर के, पूरी फैक्ट्री के और पूरी पीरियड के, पूरी फैक्ट्री के गिवन पीरियड डिवाइड बाय 10,000 के, किसके? इस ऑर्डर के ऊपर ढूंढे 150 क्या था? तो इस ऑर्डर के तो 150 आवर्स है, 4 लाख है पूरी फैक्ट्री के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और 10,000 ये है कि जितने पीरियड के ये ओवरहेड्स हैं 4 लाख, उतने ही पीरियड में हम सारे ऑर्डर्स जो हमें मिलेंगे उस पर अप्रोक्सीमेटली 10,000 आवर्स काम करेंगे, ठीक है। तो 10,000 क्या है? सारे पीरियड के ओवरहेड्स, सॉरी 10,000 सारे पीरियड के आवर्स, और 4 लाख है उसी सारे पीरियड के ओवरहेड्स। वहां से रेट आया और फिर इस रेट को 150 से मल्टीप्लाई करके इस ओवरहेड, इस ऑर्डर के ओवरहेड्स हमने फाइनल कर लिए। लेट्स अज्यूम कि ऑर्डर नंबर 2 भी है। ऑर्डर नंबर 2 के ओवरहेड्स अब कैसे आएंगे? उसके एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 40। कोई ऑर्डर नंबर 3 भी है, एंड सो ऑन। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मतलब लिखा है आपने ऊपर, जरा ध्यान, रेट की वर्किंग है उसके ऊपर देखो। ये अपने रेट तो शुरू में कैलकुलेट कर लेना है, इसने यूज कब होना है? अब ड्यूरिंग द पीरियड जब जब ऑर्डर्स आते जाएंगे उनकी कंप्लीशन डेट पे आप उनके ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते चले जाएंगे, पीरियड पूरा इसी तरह गुजर जाएगा। फिर जब पीरियड एंड हो जाएगा उस वक्त के आपको एक्चुअल ओवरहेड्स पता चल जाएंगे। फिर आप एक्चुअल ओवरहेड्स को इस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो गई है। क्या ये पॉसिबल है कि एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स डिफरेंट हो जाएं? लेकिन ये पता कब चलेगा? ये तो पीरियड एंड में पता चलेगा। ड्यूरिंग द पीरियड हम क्या करते जाएंगे? अब अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस पे वर्किंग करते जाएंगे और एंट्रीज क्या क्या बार बार रिपीट करते जाएंगे। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। लेकिन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द पीरियड फिर हमें कंपैरिजन करना चाहिए, और अगर एक्चुअल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब से डिफरेंट हो जाए तो फिर जो डिफरेंस आ जाएगा उसकी एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। समझ आ गई बात? अब एक नजर इंडिविजुअली रिवाइज करना है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। एक नजर सारा पढ़ना ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ये नहीं कंफ्यूजन जी पढ़ ली, चले फिर आगे। नेक्स्ट बेटा जहाँ आपने रेट निकाला था इसके नीचे एक लेजर अब खोलें, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के इस लेजर में वो एंट्री आएगी जो ऊपर आपने अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की रिकॉर्ड की है। डबल एंट्री थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट आएगी, सबको पता है? लिखें लिखें।
इस 6,000 रुपीज की अमाउंट का नाम क्या है? दोबारा ऊपर ढूंढ के तो नहीं, आप इसका नहीं करना, जो नाम मैंने बताया है उसी को फाइनल करें। नहीं, मैंने इसका नाम आपको एस्टिमेटेड नहीं बताया। देखिए सर जी, फर्क एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स है, जो हमारा शुरू में एक अंदाजा था। ये जो अमाउंट अब आ रही है 6,000, ये अब 100% अंदाजे वाली नहीं है। इसमें रेट तो वही है जो एस्टिमेटेड था, या आप कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन रेट था, लेकिन एक्चुअल आवर्स हो गए, तो इनके अब जरा नाम जरा अलग अलग डिस्टिंग्विश करना। इसको कहते हैं एब्जॉर्ब या चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब एब्जॉर्ब या चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स का मीनिंग है वो ओवरहेड्स जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में प्लस हो गए, चार्ज हो गए। क्या अप टू द एक्सटेंड ऑफ 6,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा रिकॉर्ड हो गया? खर्चा रिकॉर्ड हो गया सर। किसमें चार्ज हो गया? प्रोडक्शन में चार्ज हो गया। किसमें अब्जॉर्ब हो गया? प्रोडक्शन में अब्जॉर्ब हो गया। क्या 6,000 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में प्लस हो गया हुआ है? ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स आते कैसे हैं? दोबारा ऊपर एब्जॉर्ब्ड कैसे आते हैं? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट। अगर रेट लेबर आवर्स की बेस पे होगा तो एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अगर ये मशीन आवर्स के बेस पे होता, एक्चुअल मशीन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। अगर ये यूनिट्स के बेस पे होता, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। एब्जॉर्प्शन का जो आंसर है वो एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल एक्टिविटी कैसे था? एक्टिविटी मींस लेबर आवर्स भी एक्टिविटी हो सकती है, मशीन आवर्स में भी हो सकती है, यूनिट्स भी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी एक्चुअल है, मल्टीप्लाइड बाय रेट है, मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट है। डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आया? 40 की वर्किंग देख के बोला था वो एस्टिमेटेड, वो दोनों एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हैं और एस्टिमेटेड बेस भी है। इस केस में हमारे लेबर आवर्स, तो अलग डिस्टिंग्विश इसलिए रखना पड़ेगा कि शायद कैलकुलेशन डिफरेंट है। तो 6,000 इज फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड टू द ऑर्डर। ठीक है, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा अगर हम और आगे कंटिन्यू करें, तो मैंने अभी आपके सामने सिर्फ एक ऑर्डर के एंगल से ये बात रखी है। जो सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन ऑर्डर्स होंगे, उनके अगेंस्ट भी फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री ड्यूरिंग द ईयर क्या होती जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। उनकी जो जो अमाउंट्स होंगी, क्या वो भी इसी तरह रिकॉर्ड होते होते फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट साइड पे इकट्ठे होते जाएंगे? सभी होते जाएंगे सर। विजुलाइज कर लेंगे सर। अब ये डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ जो भी ऑर्डर जिस वक्त कंप्लीट हो रहे थे, उनके ओवरहेड्स हमने चार्ज किए। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट एंट्री करते गए। लेट्स अज्यूम ईयर एंड आ गया, पीरियड एंड आ गया, मंथ एंड या ईयर एंड, जिस भी आप वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारे पास इस लेजर में, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर में क्रेडिट साइड पे टोटल एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर एक्यूमुलेट हो जाएगी। ये समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ सब? तो लेट अस अज्यूम कि ड्यूरिंग द पीरियड जितने भी ऑर्डर्स थे, उनमें से मैंने एक एग्जांपल फिगर के साथ लिए, बाकी जितने भी थे सपोज वो इकट्ठे होते फाइनली 3,94,000 रुपीज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो गए हैं। अभी ठहरने करनी प्लीज, बात पहले पूरी सुना करें यार। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। तो हम ये एंट्री जब ड्यूरिंग द पीरियड करते जाएंगे, तो ये एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट वाली फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। फाइनली 3,94,000 में क्या कहना चाह रहा हूँ कि ड्यूरिंग द पीरियड 3,94,000 रुपीज के फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्जॉर्ब मींस प्रोडक्शन में चार्ज हो गए हैं। ठीक हो गया सर यहाँ तक? लेकिन अब जरा ये ध्यान में लाएं, क्या ड्यूरिंग द पीरियड और फाइनली एट द एंड ऑफ द पीरियड आते आते अब हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी पता चलता जा रहा होगा? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, अब इनकी बैच शुरू होगी ड्यूरिंग द ईयर। ये वाले एक्सपेंसेस जो होंगे ये भी फाइनलाइज होते जा रहे होंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो एक्चुअल हैं उनकी जरा एंट्री मेरी तरफ देख के बोलेंगे जरा, मेरी तरफ देख के बोलने को रहने दे। पेज पीछे पलटे रजिस्टर का, कुछ दिन पहले हमने एक एंट्रीज की लिस्ट बनाई थी, उसमें मैं इस समय जो बात आपके सामने करने लगा उसमें नंबर 5 और 6 एंट्री ढूंढ रहा था। एंट्री नंबर 5, 6
ये प्रोसेस कॉस्टिंग से पहले की बात है, जिसमें मैंने वो 5-6 लेजर बना के दिखाए थे। उसमें 5 पहले देख के बताएं किस चीज की एंट्री थी। रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस की एंट्री। फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट, कैश पेबल, या अगर बीच में डेप्रिसिएशन शामिल है तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगली एंट्री फिर एक हुई थी फैक्ट्री एक्सपेंसेस के रेलिवेंट जो लेजर से अलग अलग, वहां से फिर हम फिगर को ट्रांसफर कर रहे थे फैक्ट्री ओवरहेड्स के मेन लेजर में, उसकी क्या एंट्री बन रही थी। तो एक्चुअल खर्चा पहले रिकॉर्ड हुआ और बाद में फिर वो एक्चुअल खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में ट्रांसफर जब हुआ तो किस तरफ फिगर्स नजर आएंगी आपको, एक्चुअल खर्चे किस तरफ नजर आएंगे। कोई रेफरेंस लिखवाना शुरू करें 2-4। हाँ जी, रेंट, यूटिलिटीज, ये लिखे जरा मेरे साथ। रेंट, यूटिलिटीज, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के लिए सही रेफरेंस लिखवाएं। फिर अगर इनडायरेक्ट लेबर कहाँ से आनी है, फैक्ट्री पेरोल से। ये फैक्ट्री पेरोल जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं जरा देख के एंट्री बनाए। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। वो जो फैक्ट्री पेरोल का लेजर बनाया था उसमें जो डायरेक्ट है उसने वर्क इन प्रोसेस में सीधा, और जो इनडायरेक्ट खर्चा है उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स में इकट्ठा होना। तो वर्क इन सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। और कोई खात, फ्यूल चार्जेस, वो तो मेरे ख्याल यूटिलिटीज में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो अप्रोक्सीमेटली ये क्या है अब, ये मतलब डेबिट साइड पे क्या लिख रहे हैं, पहले एक्चुअल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए होंगे अपने लेजर्स में, वहां से फिर ये ट्रांसफर हुआ है। तो डेबिट साइड पे ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ तक अगर आप एक आखिरी चीज देख के फिर बना लीजिएगा, जस्ट अ मिनट। डेबिट साइड पे क्या इकट्ठा हो रहा है, डेबिट साइड बता, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट साइड पे एक्चुअल इकट्ठे हो रहे हैं, और क्रेडिट साइड पे अब्जॉर्ब का सम 394 है। एक्चुअल फिगर्स जो भी थी लदा जो भी फिगर्स इकट्ठी हुई उनका सम अगर हो गया 394। ठहरे ठहरे बस यहाँ तक बात सुनना पहले। 394,000 अगर एक्चुअल भी हो गया और एब्जॉर्ब भी 394 है, तो क्या कोई हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। इसका मीनिंग क्या है, क्या जितना चार्ज होना था उतना ही चार्ज हो चुका है। कितना चार्ज होना था, किसको देख के आपने कहा, नहीं कौन सा 394, जितना चार्ज होना था क्या उतना चार्ज हो गया है। पहले के 394 को देखेंगे आप, मेरा ख्याल एक्चुअल वाले जितना, क्या 394 जो एक्चुअल है ये टोटल खर्चा चार्ज होना था, क्या इतना ही टोटल चार्ज हो गया है। अब ये कौन सा चार्ज हुआ वैसे, अब्जॉर्ब वाला चार्ज हुआ है, कितना होना था, क्या जितना होना था उतना हो गया है, क्या जितना एक्चुअल है उतना अब्जॉर्ब हो गया है। तो अगर ये सिचुएशन आ जाए फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अकाउंटेंट की जिंदगी है वो इतनी पुरसकून भी नहीं है, ज्यादा पुरसकून है, मतलब अकाउंटेंट एंजॉय करता है एंट्रीज। अगर ये हो जाएगा फिर तो अकाउंटेंट की एंट्रीज खत्म हो जाएंगी। समझ आती है बात। अगर 394 इज इक्वल टू 394 हो गया तो हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्यों नहीं है, एक्चुअल इज इक्वल टू अब्जॉर्ब। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये कम या ज्यादा हो जाए एक्चुअल, तो क्या फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर। तो आप इस तरह से रिज्यूम करने पहले सिनेरियो में, लेट्स अज्यूम एक्चुअल 410 है और अब्जॉर्ब 394 है। आगे क्या होना है वो फिर मैं लेजर अभी आपके सामने बैलेंस करता हूँ, यहाँ तक अब आप नोट करके इकट्ठे हो। जो वर्ड्स बोले हैं आपके सामने ये जरा रिकंसिडर कर लें, कोई कंफ्यूजन अगर इसमें रह गई तो वो डिस्कस करना पहले। टू मच टाइम इज लेफ्ट सर, मुझसे पूछे मैं यही बताना है आज।
अभी तो मायूसी शुरू हुई है सर। पहली दफा मेरा लाए हैं क्लास में और इतना मुड़ के देखा आप। फर्स्ट डे लग रहा, सेकंड डे जान दे यार, घर लेते होंगे ना। अच्छा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेंगे तो कैंडी बताइएगा। What is the double entry of actual factory overheads? What is the double entry of actual factory overheads? Factory overheads debit, factory expenses credit फाइनल किया था मैडम ने यार एंट्री नंबर 6 में। हालांकि ये एंट्री बोलते हुए एंट्री नंबर 5 जहन में रखनी है, वरना ये कहते हुए कि डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, यूटिलिटीज क्रेडिट हो रही है, जरा अजीब सा महसूस होगा। कौन सी एंट्री के बाद ये एंट्री नजर आ रही है? 5 मींस एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने के बाद ये ट्रांसफर एंट्री नजर आ रही है। ऑपोजिट साइड देखें, व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स? देन बेटा ये लेजर बैलेंस करने अभी हमने करना है, तो इसके नीचे जरा 3 लाइनें रखना और लेजर के बाहर आके पहले एक हेडिंग लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड। बस ये हेडिंग लिख के दोबारा लेजर में वापस आए। क्या मतलब अंडर ओवर एब्जॉर्ब यार? What is the amount of absorbed in this ledger? What is the actual amount? क्या ये ओवर एब्जॉर्ब सिचुएशन है? अंडर एब्जॉर्ब कब होगा? जब कम एब्जॉर्ब होगा, जब कम एब्जॉर्ब होगा वो ठीक है, एक्चुअल ज्यादा होगा। ओवर एब्जॉर्ब कब होगा? जब ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मेरी तरफ जरा देख के बताएं, एक्चुअल लेजर में किधर होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स के और एब्जॉर्ब किधर होगा? तो ये पता है हमें, एक्चुअल डेबिट साइड पे होगा और एब्जॉर्ब क्रेडिट साइड पे होगा। अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो लेजर में डेबिट बैलेंस होगा, एक्चुअल किधर होगा? डेबिट साइड पे। एब्जॉर्ब किधर होगा? तो अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पे, डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पे। कम एब्जॉर्ब है, बोर्ड पे देखे देखे ऐसे ही। कितना इस लेजर में डेबिट बैलेंस आएगा? 16,000। किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे इधर आएगा। अगर सिचुएशन इस तरह हो रही है, लेट्स अज्यूम ये 385,000 हो जाए, एक्चुअल 385 है, लेस देन एब्जॉर्ब। अभी ओवर एब्जॉर्ब है, ओवर एब्जॉर्ब एक क्रेडिट बैलेंस हो डेबिट साइड पे। अब एक चीज पहले फाइनल कर लें, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर है, इसमें कोई एसेट सीडी और नेक्स्ट पीरियड बीडी की कोई सेंस नहीं है, ये फॉर द ईयर का एक्सपेंस है। हुआ सिर्फ ये है कि हमने 3,94,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, एक्चुअली खर्चा हो गया है 410। समझ आया मेरा सेंटेंस? 3,94,000 का एक्सपेंस हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रिकॉर्ड कर लिया है, समझ रहे? लेकिन कितना खर्चा एक्चुअली हो गया? तो हमें 16,000 रुपए से डिफरेंस लेना था, 16,000 रुपीज से एक्सपेंस बढ़ाना है या कम करना है? अंडर एब्जॉर्ब मींस कम खर्चा चार्ज किया है। देखिए ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द पीरियड जो एक्चुअल है वही होना चाहिए।
तो ड्यूरिंग द पीरियड कितना ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, 394 हो गया है, कितना टोटल होना चाहिए 410, कितना और रिकॉर्ड होगा, कितना और रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ये सिचुएशन इस तरह हो जाए कि ज्यादा चार्ज हो जाए, तो ज्यादा चार्ज हो गया हो, तो अब इस केस में क्या होना चाहिए, जितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज हो गया उसे रिवर्स होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। अब इसकी एक एंट्रीज बनानी है हमने ट्रीटमेंट में, वर्किंग प्रोसेस का लेजर एक मिनट सामने रखें, ये क्लियर कर लें क्या ये 6,000 मिला के हर ऑर्डर का अलग अलग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में चला गया होगा, और टोटल हमारी इस एग्जांपल की बेस पे ये इफेक्टिव रेट का लेजर सामने रखें, क्या टोटल 394,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में पहुंच गया होगा, लेकिन उसमें और कितना आना चाहिए, 16,000 और आना चाहिए अगर अंडर अब्सॉर्ब। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जरा ध्यान में लाएं, स्टार्ट में तो आगे सेल से आगे आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स से आगे आए जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही होगी, इस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में 3,94,000 रुपीज आ रहे होंगे, पहले यहाँ तक फाइनल करना था बिफोर एनी एडजस्टमेंट। अब हम पीरियड एंड पे खड़े हैं, अब पीरियड एंड हो गया हुआ है, हम एक फाइनल एडजस्टमेंट करने लगे। तो ड्यूरिंग द पीरियड 3,94,000 चार्ज होने से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में 3,94,000 आ रहा होगा, हालांकि आना कितना चाहिए 410। तब 3,94,000 की बेस पे जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हुई होगी, तो उसमें 16,000 रुपए का एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया गया होगा। तो अब हमें वो कॉस्ट ऑफ सेल में 16,000 फाइनली प्लस कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए माइनस, लेकिन अगर ओवर अब्जॉर्ब हो जाए तो वहां से माइनस कर देना चाहिए। तो आए नीचे आप ट्रीटमेंट पूरा कर लें, बाद में इंशाल्लाह एंट्री मुझे बता देंगे। अब ट्रीटमेंट में जरा दो इस तरह बनानी हेडिंग्स आपने लेफ्ट राइट साइड पे कर लेंगे। फर्स्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इज एडजस्ट फ्रॉम, नहीं अंडर हो या ओवर हो वो बात नहीं हो रही, अंडर ओवर अब्जॉर्ब का करना क्या है। नंबर 1 एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ये तो आ जाएगा ना याद प्लीज। तो एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब अंडर अब्जॉर्ब हो या ओवर अब्जॉर्ब हो, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस माइनस करके एडजस्ट करें। क्या मतलब, इसे फाइनल करने के लिए एक सेकंड अब जरा बोर्ड पे देखें, एक्चुअल वही सिचुएशन कर लेते हैं जो आपने पहले लिखी थी। तरीका सर जी इसका बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करना आपने ये है कि जब आप एक्चुअल और अब्जॉर्ब्ड लेजर में लिख लेंगे, डेबिट साइड पे एक्चुअल और क्रेडिट साइड पे जब अब्जॉर्ब लिख लेंगे, तो जस्ट लाइक एनी अदर लेजर आपने अब इस लेजर को बैलेंस करना। पहले टोटल किधर लिखो, डेबिट साइड पे, क्यों हायर साइड है, ऑपोजिट साइड में भी कितना होना चाहिए 410, डिफरेंस कितना है, किस तरफ लिखूंगा तो लेजर बैलेंस हो जाएगा, डेफिनेटली डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा लेजर बैलेंस करने के लिए, लेकिन इसके साथ कुछ सीडी बीडी की स्टोरी क्यों नहीं है, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर का लेजर है, तो ये सीडी बीडी नहीं, जो इसमें मसला रह गया है उसने भी इसी साल प्रॉफिट लॉस में चार्ज होना है। अगर इसे कॉस्ट ऑफ सेल में आपने चार्ज करना है तो इसका सिंपल तरीका सुने जरा, आप अगर इसके साथ कॉस्ट ऑफ सेल लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ही एंट्री बन जाएगी जो लॉजिकली बननी चाहिए। कौन सा लेजर है, इफेक्टिव रेट्स का, मैंने रेफरेंस लिखा है क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, बताएंगे डबल एंट्री क्या बन रही है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट की क्या होनी चाहिए इस केस में, क्या कम खर्चा रिकॉर्ड हुआ था, कितना हो गया था 394, कितना होना चाहिए था, तो एक्सपेंस बढ़ाना था, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो क्या एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड इफेक्टिव रेट्स क्रेडिट, ठहर जाए। कॉस्ट ऑफ सेल अगर हम 16,000 से डेबिट कर लें तो टोटल एक्सपेंस मिला जुला के 4,10,000 हो जाएगा, कितना ऑलरेडी चार्ज था, कितना और रिकॉर्ड हो जाएगा, एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री,
ये किस चीज की एंट्री हो गई? अगर अंडर अब्जॉर्ब हो जाए। एक सेकंड आप दूसरी सुन ले, उसके बाद में फाइनली लिखिए 85,000 होता। तो जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, मैं इस लेजर को कैसे बैलेंस करता? पहले मैं 394 अब लिखूं या 385? 394 किधर लिखूं? राइट साइड पे 394, सॉरी ऑपोजिट साइड पे भी कितना होना चाहिए? डिफरेंस लें 9000, किधर लिखूं? किधर लिखूं? लिखूं लिखूं क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे मैंने लिखा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल में एग्जामिनर ने एडजस्टमेंट कही है तो चाहे डिफरेंस डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, आपने कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड लिख के एंट्री बनाने की कोशिश कर देनी है। बोले एंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट यार, किसका लेजर है यार? तो फैक्टिव रेट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अब क्रेडिट क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्या हमने ज्यादा चार्ज कर लिया था? तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होके ऑटोमेटिकली 9000 से फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करनी है, सॉरी सिंपल क्या करना है आपने? आपने एक्चुअल लिखना, मैं ओरिजिनल पे वापस आ दूंगा। आपने एक्चुअल लिखना है, आपने एब्जॉर्ब लिखना है, और टेंस आपने एक्चुअल लिखना है और एब्जॉर्ब लिखना है। जस्ट लाइक एनी लेजर आपने बैलेंस करना है। और सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि एग्जामिनर ने अगर ट्रीटमेंट ये कहा है कि इसे कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल लिख के बात खत्म कर देनी है। डबल एंट्री फाइनली आखिरी दफा बोल दें जरा। अब पहले आप लेजर कंप्लीट कर लें इसी तरह 16,000 के साथ। बाकी पे ये जो दो एंट्रीज अभी हमने सोची हैं, इसकी जरा एक नीचे लिस्ट बना लेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज समझें बात को। जी कुछ क्लियर हो गया सर, अंडर और अब्जॉर्ब? चले आए जरा, जहां आपने ये हेडिंग बनाई थी एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल, इसके जरा पेज के सेंटर में लाइन लगा दें, लेफ्ट राइट साइड करना। और इसके नीचे जरा बता दें सोच के, अगर ओवर एब्जॉर्ब हो जाए, ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाए, तो फिर एंट्री क्या होगी? ये आप इंडिविजुअली लिखें, आप पहले इंडिविजुअली सोच के लेजर ज़हन में रख के। और अगर अंडर एब्जॉर्ब हो जाए, अंडर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाए, तो फिर क्या एंट्री होनी चाहिए अगर कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करनी है? लेजर ज़हन में रखें, एक्चुअल और एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी, क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी ओवर एब्जॉर्ब। क्या एंट्री बनेगी ऑपोजिट साइड पे आके? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ऊपर लेजर में तो ऑपोजिट नहीं लिखी हुई, ऊपर लेजर में तो उलट एंट्री नहीं लिखी हुई। तो व्हाट इज एंट्री ऑफ अंडर एब्जॉर्ब? जी देखा ही कोई कंफ्यूजन प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्लीज।
जी सर, राइट साइड पे आने से एक ट्रीटमेंट ये कि अंडर ओवर अब्जॉर्ब को कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्लस माइनस कर लें। मतलब इसका ये कि जो कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी इस एडजस्टमेंट से पहले, उसको पहले एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल बनाए प्लस या माइनस रिस्पेक्टिवली करके, फिर जो फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल आए उसे सेल में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, डेफिनेटली इस वक्त जितनी बातें हो रही है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंगल से नहीं हो रही। मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये एडजस्टमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये अंडर ओवर अब्जॉर्ब ये एडजस्टमेंट शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट की अपनी वर्किंग के लिए, पता चले कितना खर्चा सोचा था और कितना हो गया है। ये मैनेजमेंट का अपना डिसीजन मेकिंग के लिए ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये उनको नजर आएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को मिक्स नहीं करना इस वक्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। एक दूसरा बड़ा तरीका ये भी हो सकता है कि सेल में से जो कॉस्ट ऑफ सेल आपने पहले अब्जॉर्ब की बेस पे कैलकुलेट कर ली है उसे माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें और बाद में फिर ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर लें। एक तरीका क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेल को ठीक करके ही सही ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाए, एंड अदरवाइज के पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, वो अनएडजस्टेड होगा, उसमें फिर एडजस्टमेंट करके आप अपना एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। बाकी एवरी अदर थिंग्स है सेम, या कहाँ एडजस्ट कर लें या कहाँ एडजस्ट कर लें। तो लिखे जरा अपोजिट साइड पे एडजस्ट फ्रॉम एंड अदर पॉसिबिलिटीज और करके लिखा है, या कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस माइनस कर लें या ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर लें। अब डेफिनेटली ये चीजें एग्जामिनर बताएगा, और अगर एग्जामिनर ना बताए फिर क्या करना, वो इंशाल्लाह भी लास्ट तक करते हैं। अब इसमें भी कोई ऐसे टेंशन की जरूरत नहीं है। वापस ऊपर देखें, वापस बोर्ड पे देखें जो लेजर बनाया था, लेजर आप बैलेंस कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, जिस तरफ आ रहा है अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करनी थी तो कॉस्ट ऑफ सेल रेफरेंस लिख लेंगे, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है तो ये इवन देन ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड लिख के भी ऑटोमेटिकली एंट्री कैसे बन जाएगी जरा सुना। ये एंट्री मेरी बन रही है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल में डाके ग्रॉस प्रॉफिट लिख दूं, क्या बन रही है? ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट की यहाँ सेंस क्या है? क्या ये एक्सपेंस पहले कम चार्ज हुआ था? क्या 394,000 अगेंस्ट 4,10,000, 16,000 पहले एक्सपेंस कम चार्ज हुआ था? तो उस कम एक्सपेंस की वजह से जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा, क्या वो ज्यादा आ रहा होगा? क्या ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने की जरूरत होगी इस वक्त या कम करने की जरूरत होगी? तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या 16,000 से खर्चा बढ़ाना है? क्या 16,000 से एक्सपेंस बढ़ाना है? तो या तो एक्सपेंस बढ़ा के टोटल एक्सपेंस की बेस पे सही ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, या पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें एक्सपेंस बढ़ाए बगैर। ग्रॉस प्रॉफिट उस केस में ज्यादा आएगा या कम आएगा? अगर कम एक्सपेंस आपने 394,000 रिकॉर्ड किया था तो इनिशियली फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। क्यों ज्यादा आ रहा होगा? तो एक्सपेंस बढ़ाने की बजाय प्रॉफिट कम भी किया जा सकता है। या क्या करें, या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, या पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें और उसको बढ़ा दें या कम कर दें। दोबारा आखिरी दफा सुने, क्या 16,000 से हमने एक्सपेंस इंक्रीज करना? एक्सपेंस इंक्रीज करने से क्या होगा? प्रॉफिट के एंगल से सोचेंगे तो कम हो जाएगा, मींस डेबिट हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल के एंगल सोचें जरा दोबारा पढ़ें जो आपने लिखा हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ डेबिट होने का मीनिंग क्या है? नहीं देखो, हम आपने पहले यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल लिखी हुई है, आपने कॉस्ट ऑफ सेल अगर लिखा तो इसका क्या मीनिंग है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट मींस एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ के प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्सपेंस बढ़ाने की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट सीधा ही कम करना। मींस पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, वो अनएडजस्टेड होगा, ज्यादा होगा कम होगा? क्यों ज्यादा होगा? पहले कब एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है? 394 हुआ है, हालांकि 410 होना चाहिए था। तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट को कम करना है। लेट्स कंक्लूड, या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा लें या प्रॉफिट को ही सीधा कम करें।
तो क्या इस एंट्री से प्रॉफिट कम हो जाएगा? कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट इफेक्टिव रेट। तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होने से क्या होगा? एक्सपेंसेस डेबिट होने से बढ़ते हैं और प्रॉफिट जो है वो डेबिट होने से कम हो जाएगा। ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी डेबिट हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट भी डेबिट हो रहा है। ऐसे प्लीज कंफ्यूज नहीं करें, दोनों केसेस में डेबिट क्रेडिट बोलेंगे। आपने पहले केस में क्या एंट्री की है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट मींस एक्सपेंस बढ़ा दें, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट सही हो जाएगा। नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, बाद में कम कर दें, ज्यादा कर दें, एंट्री फाइनल बोले। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट का मीनिंग बता दें बस। आप लोग इस तरह करें, अगर पॉसिबल हो सके, हो जाएगा शायद। असल में आप बहुत जल्दी में होते हैं, मेरी तो ख्वाहिश होती है एंड में लिखें, लेकिन आप जरा कोशिश करें। आपने जहाँ कॉस्ट ऑफ सेल लिखा है वहां जरा स्लैश करके एक ग्रॉस प्रॉफिट लिख के देखा, थोड़ा सा करके, बाकी नीचे फिर एंट्रीज अदरवाइज लिख लेते हैं। और एंट्री देर पर ये बन रही है ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट एंड इफेक्टिव रेट स्प्रेड। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि कॉस्ट ऑफ सेल भी डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी डेबिट, या क्या डेबिट या क्या डेबिट, या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इफेक्टिव रेट क्रेडिट, और या अल्टरनेटिवली ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट इफेक्टिव रेट। एक नजर खुद से देख लें, अब अगर फर्दर कंफ्यूजन अगर रहेगी तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। नीचे आए जरा, ट्राई करें बेटा, अपने हाथ से लिखें अंडर और अब्जॉर्ब की। इस केस में फिर क्या हेडिंग्स बनेंगी? जो स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज जी कर लें, कोई मसला नहीं, रिलैक्स होकर कर लें। ओवर अब्जॉर्ब मींस क्या होता है? क्या ज्यादा चार्ज होगा? एक्सपेंस ज्यादा चार्ज होगा। तो अब एक्सपेंस जो ज्यादा चार्ज हुआ है उसे कम करना है, उसे कम करेंगे तो एक्सपेंस तो क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा कम होगा सर? तो ज्यादा होगा तो क्रेडिट होगा, नहीं बन रही बात? फैक्ट्री एवरेज डेबिट, ओवर एब्जॉर्ब, क्या चीज ओवर एब्जॉर्ब? एक्सपेंस ओवर एब्जॉर्ब, क्या उस एक्सपेंस को कम करना है, विच मींस प्रॉफिट बढ़ाना, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली अंडर एब्जॉर्ब मींस एक्सपेंस कम चार्ज हुआ था, क्या उसे बढ़ाना है? तो एक्सपेंस बढ़ाने का मतलब क्या प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा। एक नजर देख लें इसको कंफ्यूजन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फाइनल।
जी सर जी, एक फाइनल इसकी सारी समरी सुना रहा है। तरीका सिंपली बस ये है, डेबिट साइड पे क्या लिखें? नहीं सर जी, डेबिट साइड पे क्या लिखें? एक्चुअल फैक्ट्री एवरेज लिखें यार, खुदा के लिए ग्रॉस प्रॉफिट लिखें। एक्चुअल फैक्ट्री एवरेज डेबिट साइड पे लिखें। क्रेडिट साइड पे क्या लिखें? देन जस्ट लाइक एनी अदर लेजर इसको बैलेंस करें। आए बैलेंस करो। डेबिट साइड ज्यादा है, अपोजिट साइड पे भी वही आना चाहिए। जिस तरफ डिफरेंस आ रहा है उस तरफ लिखना। देन क्वेश्चन ढूंढा करेंगे और देखा करेंगे कि अंडर और एब्जॉर्ब का ट्रीटमेंट क्या बताया है, एग्जामिनर ने क्या कहा है क्या करें। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट करें, हम कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे, क्या वही एंट्री जो होनी चाहिए हो जाएगी? क्या नेक्स्ट अजीम हमें लगा नजर आया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की बजाय वो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करवाना चाहता है, प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट विचएवर इज द केस। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट नजर आया तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट लिख के एडजस्टमेंट बन जाएगी? बोले एंट्री जो आपने अभी हाथ से एंट्रीज लिखी राइट साइड पे वो देखें सही होगी? क्या ये अंडर एब्जॉर्ब सिचुएशन है? क्या डबल एंट्री बनी हुई है? ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट एंड फैक्ट्री एवरेज क्रेडिट, हजम है। और अगर डिफरेंस अपोजिट साइड पे आ जाए तब भी कोई इशू नहीं है। ठहरे एक मिनट, ठहरे। अगर डिफरेंस अपोजिट साइड पे आ जाए तब भी कोई इशू नहीं है, आने दें डिफरेंस। डिफरेंस जब आ जाए तो वंस अगेन अगर एग्जामिनर के एडजस्टमेंट करनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो कॉस्ट ऑफ सेल लिख के एंट्री बन जाती है। क्या बन जाएगी? ये ओवर एब्जॉर्ब्ड वाली एंट्री है। फैक्ट्री एवरेज डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, नीचे चेक करें सही लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे। फैक्ट्री एवरेज डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, क्या बाकी एक्सपेंस कम करना है? कम करना है सर। और फाइनली अगर एग्जामिनर कह रहा हो इस केस में कि ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह ग्रॉस प्रॉफिट लिख के अपनी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। क्या ऑटोमेटिकली एंट्री बन जाएगी? फैक्ट्री एवरेज डेबिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो बाकी ठीक है, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए, लेकिन द बेस्ट वे इज एक्चुअल लिखें डेबिट साइड पे, एब्जॉर्ब लिखें क्रेडिट साइड पे, लेजर कर लें बैलेंस, बैलेंस करके सवाल देख के जहां एडजस्टमेंट लिखनी है कॉस्ट ऑफ सेल या ग्रॉस प्रॉफिट में वो वर्ड्स लिख लें, इंशाल्लाह एंट्री बन जाएगी। बन जाएगी सर। एक आखिरी चीज बस ये लिख लें इसके नीचे, अगर तो एग्जामिनर कहे कि एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में होनी है या ग्रॉस प्रॉफिट में, फिर तो हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाए तो फिर क्या करेंगे? एक पैराग्राफ लिख लें, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट regarding the entry of regarding the entry of under over absorbed factory overheads then adjust from cost of sales। डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट हो सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी। अगर क्वेश्चन में बताया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर ना बता रहा हो तो देन आपने प्लीज बाय डिफॉल्ट क्या जहन में रखना है, जो भी डिफरेंस आएगा ओवर अंडर अब्जॉर्ब की वजह से उसके साथ कॉस्ट ऑफ सेल लिख के हम डबल एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन? नहीं, एंट्री समझ आ गई सही? चले सर जी, एक छोटा सा क्वेश्चन घर के लिए रखें, बाकी जो आज वर्किंग की है इसकी बेस पर इंशाल्लाह कल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर जरा ढूंढे, 76 काफी आगे जरा। पेज नंबर 76 पे ये छोटी छोटी 5-6 एग्जांपल्स हैं, 6 हैं।
हॉर्नबिल से ऊपर, इट विल नॉट टेक मोर देन 20-25 मिनट्स। ये जरा थोड़ी सी दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, तो छोटे छोटे सिनेरियोज हैं, पेज नंबर 76 पे मिल जाएंगे, जिसमें एग्जांपल 1 2 3 ऊपर रिक्वायरमेंट ऊपर लिखी हुई है, नीचे रिक्वायरमेंट्स है, सॉरी डाटा नीचे एग्जांपल्स का, तो उसकी कॉमन रिक्वायरमेंट्स ऊपर है। तो प्लीज मेरा ख्याल है 10-15 मिनट लगा लीजिएगा। आज जो किया है इसको भी रिवाइज कीजिएगा और छोटी सी एग्जांपल कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा?